आज हम लोग बिजनेस स्टडी का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, स्टाफिंग। 2 टॉपिक का चैप्टर आप पढ़ चुके, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग ये मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है, तीसरा कार्य है प्रबंध का। स्टाफिंग नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण होता क्या है? किसी भी संगठन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, संस्था के टारगेट को प्राप्त करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं। यानी प्लानिंग में हमने जिस कार्य का प्लान किया है उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ढेरों पोस्ट होते हैं, पद होते हैं। उन सारे पोस्ट पर लोगों की उनकी योग्यता, उनका एक्सपीरियंस के अनुसार भर्ती करना और उन्हें भरे रहने देना स्टाफिंग कहलाता है। मतलब स्टाफिंग का मतलब हुआ पर्सोनल मैनेजमेंट, लोगों का प्रबंध करना। इसमें कर्मचारियों का प्रबंध किया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जितने जगह हैं, पद हैं और जितने लोग काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों का पदों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं, लोगों का मतलब यहाँ पर्सनल हुआ, स्टाफ हुआ, एम्प्लॉयज हुआ। एम्प्लॉयज का पदों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे उस सबको हम स्टाफिंग कहते हैं। नियुक्तिकरण हिंदी इसका होता है, नियुक्तिकरण। तो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संगठन हमने खड़ा किया, उस संगठन में ढेरों पोस्ट होते हैं, ढेरों लोगों की जगह होती है। उन सारे जगहों पर लोगों की उनकी योग्यता, उनका एक्सपीरियंस के अनुसार भर्ती करना और उन्हें बनाए रखना, यानी भरे रहने देना ही स्टाफिंग कहलाता है। अब इसमें कई कार्य आते हैं: भर्ती रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन चुनाव, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, प्रमोशन पदोन्नति, रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति, ट्रांसफ़र स्थानांतरण। यानी पूरा का पूरा पर्सनल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ का शुरू से लेकर आखिरी तक हिसाब किताब रखा जाता है स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग क्या है ये देखिए आप, इसमें आगे आप पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, प्रमोशन क्या है, रिटायरमेंट क्या है, ट्रांसफर, सब के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। तो स्टाफिंग थर्ड फंक्शंस है मैनेजमेंट का, प्रबंध का तीसरा कार्य है, जिसमें लोगों का, कर्मचारियों का प्रबंध किया जाता है। अब आते हैं हम, इसका प्रोसेस क्या है। हमने 2 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया है, स्टाफिंग प्रोसेस या रिक्रूटमेंट प्रोसेस, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया या भर्ती की प्रक्रिया। क्योंकि दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, इसे दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ मिला कर क्वेश्चन बना दिए। तो पूरे स्टाफिंग प्रोसेस को या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हमने 8 भागों में बांटा है। 8 काम इसमें किए जाते हैं, एक एक करके आप देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्विजिशन ऑफ पर्सोनल, डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्विजिशन ऑफ पर्सोनल, कर्मचारियों की मांग का निर्धारण। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंटरप्राइज में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूरे संगठन के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। इसको तय करते समय
हम ये देखते हैं कि हमारे संगठन में कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है, कितने स्किल्ड प्रशिक्षित जो कुशल कर्मचारी चाहिए, कितने अनस्किल्ड अप्रशिक्षित या कुशल कर्मचारी चाहिए, कितने परमानेंट स्टाफ चाहिए हमें और कितने टेम्प्रोरी या सीजनल स्टाफ चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक संगठन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है, पहले हम उसको तय करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। कुल कर्मचारियों का निर्धारण किया जाता है। कर्मचारियों का निर्धारण कर लेने के बाद दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती के स्रोतों की पहचान। हम ये देखते हैं कि हमें जो कुल कर्मचारी चाहिए, प्रशिक्षित अप्रशिक्षित परमानेंट टेम्पोररी, ये कहाँ से प्राप्त होंगे, इनके प्राप्ति के स्रोत क्या होंगे। प्राप्ति के दो रास्ते होते हैं, एक संस्था के अंदर से जिसे हम लोग इंटरनल सोर्स कहते हैं, यानी पहले से जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हीं में से फेरबदल करना, और एक संस्था के बाहर से जिसे एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं, यानी नई बहालियां करना। तो हम कहाँ से अपने कर्मचारियों को प्राप्त करेंगे, एक्सटर्नली या इंटरनली या दोनों तरीकों से, इसके सोर्स की हम पहचान करते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन टू इंटरेस्टेड पीपुल, इच्छुक लोगों को आमंत्रण, इच्छुक लोगों को आमंत्रण, यानी नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए संगठन में जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए संस्था हमारी वैकेंसी की निकालती है, वैकेंसी क्रिएट करती है और लोगों को इसकी जानकारी देती है। लोगों से एक निर्धारित प्रारूप में, एक निर्धारित फॉर्मेट में अप्लाई करवाया जाता है, एक निर्धारित फॉर्मेट में अप्लाई करवाया जाता है इच्छुक लोगों से, जिसमें अब उस फॉर्मेट में या वैकेंसी में ये लिखा रहता है कि कुल कितने पोस्ट हैं, किस किस तरह के पोस्ट हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट, अंतिम तिथि क्या है, योग्यता क्या है विभिन्न पोस्टों के लिए, कितना अनुभव चाहिए, कितना मैक्सिमम या मिनिमम एज चाहिए, वर्क का नेचर क्या है, सैलरी कितना मिलेगी, प्रमोशन के कब कब होगा, प्लस नौकरी के टर्म कंडीशन क्या है, यानी नौकरी से संबंधित टर्म कंडीशन क्या है, इन सारी चीज़ों का डिटेल उस वैकेंसी में रहता है। तो तीसरा स्टेप में इच्छुक लोगों से हम अप्लाई करवाते हैं नौकरी के लिए, जिसमें पदों की संख्या, वर्क का नेचर, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मिनिमम मैक्सिमम एज, रेम्यूनरेशन, नौकरी से संबंधित टर्म कंडीशन, अप्लाई करने का लास्ट डेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी बातों का डिटेल रहता है। अब चौथा इसका काम है, इसमें
सिलेक्शन चुनाव, चयन मतलब चुनाव, यानी चौथे स्टेप में जितने एप्लीकेशन फॉर्म आए रहते हैं नौकरी के लिए इच्छुक लोगों के, उनमें से इंटरप्राइज अपने ज़रूरत के अनुसार उनमें से सबसे योग्य लोगों को चुन लेती है। अपने ज़रूरत के अनुसार जितने काबिल या सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनको चुन लेती है, सेलेक्ट कर लेती है और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देती है, उसे रद्द कर दिया जाता है। अब इसका 5वां स्टेप है प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जिन कर्मचारियों का सिलेक्शन हो जाता है उनके लिए है ये। ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि कर्मचारियों को कार्य विशेष के लिए जिस काम पर आपको लगाया जाएगा, चुने हुए कर्मचारियों को लगाया जाएगा, एम्प्लॉयड किया जाएगा, उस काम के बारे में विशेष जानकारी देना, यानी उस काम को सिखाना ही ट्रेनिंग कहलाता है। तो कर्मचारियों, कैसे कर्मचारी काम करें, क्या काम करें, इसकी विशेष जानकारी देना और इस काम को सीखने से कर्मचारियों का डेवलपमेंट भी होता है। तो कर्मचारियों का डेवलपमेंट कैसे हो, मतलब जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है उनको प्रमोट किया जाए या उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए, ये सारे काम इसमें होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। 6ठा स्टेप है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, कार्य पर लगाना तथा अभिविन्यास। यहाँ 2 वर्ड हैं, एक है प्लेसमेंट, हिंदी में से कहते हैं कार्य पर लगाना, और दूसरा है ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। कार्य पर लगाने का मतलब हुआ चार्ज दिलवाना, प्रभार दिलवाना, यानी जो काम आप करने जा रहे हैं लिखित रूप में उस काम को आपको दिलवा देना प्लेसमेंट कहलाता है। अभिविन्यास, ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि कर्मचारी को पूरे संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना, यानी संगठन से अवगत करवाना। जैसे संस्था में जो लोग कार्यरत हैं, पहले से काम कर रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवाया जाए सबसे, यानी आपको ये तो पता चले कि सारे लोग किस किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं, उनके काम के बारे में आपको पता है, कौन क्या काम करता है, प्लस संस्था की नियम कानून क्या हैं, नीतियाँ क्या हैं, यानी एक तरह से कहा जाए तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना, पूरे संगठन से आपको परिचित करवाना अभिविन्यास, ओरिएंटेशन कहलाता है। आप किसी भी संस्था में तभी एडजस्ट कर पाएंगे, आप एक दूसरे को कोऑपरेट कर पाएंगे, सहयोगपूर्ण काम कर पाएंगे जब आप पूरे संगठन से परिचित हो जाएं। तो 6ठा स्टेप में आपको अपना काम दिलवा दिया जाता है, पोस्ट दिलवा दिया जाता है, प्लस पूरे संगठन से आपका परिचय करवाया जाता है ताकि आप मिलजुल कर काम कर सकें। 7वां स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब आप अपना काम शुरू कर देते हैं तो टाइम टू टाइम आपका वर्क परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, मतलब आपके कार्यों का, प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है कि आपको जो काम सौंपा गया था उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं या नहीं, आपका काम कैसे हो रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका इवैल्यूएशन या अप्रेजल करते हैं, प्रगति मूल्यांकन इसे कहते हैं। अब 8वां स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद आता है, प्रगति मूल्यांकन के बाद आता है 8वां स्टेप, जब इसमें है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। जो कर्मचारी
जिन बेहतर काम कर रहे होते हैं, यानी जिनका परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रगति मूल्यांकन अच्छा होता है, उन्हें प्रमोट किया जाता है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, नया चैलेंज सौंपा जाता है। यानी एक तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, आपका पद बड़ा हो गया, साथ ही साथ आपके वेतन और सुविधाएं भी बढ़ गए। वेतन और सुविधाएं भी बढ़ा दी जाती हैं प्रमोशन में, आपका पद भी ऊंचा हो जाता है, साथ ही साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और इससे आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा पाते हैं, कैरियर का प्लानिंग कर पाते हैं। तो ये 8 चरण हैं स्टाफिंग या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ये 8 काम किए जाते हैं। अब आते हैं कि रिक्रूटमेंट होता कहाँ से, उसके सोर्सेज क्या हैं, भर्ती के स्रोत क्या हैं। तो इसके 2 सोर्सेज हैं, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब नया भर्ती हम नहीं करने जा रहे हैं, नया भर्ती कंपनी नहीं करने जा रही है, बल्कि पहले से जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं, कार्यरत हैं, उन्हीं में से फेरबदल करके काम चलाया जा रहा है। और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब कि न्यू रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, यानी नई भर्ती होने जा रही है, बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है। भर्ती के पूरे प्रोसेस को हम यहाँ अपनाएंगे। इंटरनल सोर्स में भर्ती के पूरे प्रोसेस को अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, बस उनको प्रमोशन दे दिया जाता है या जगह बदल दिया जाता है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में भर्ती के पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जो काफ़ी महंगा होता है, टाइम टेकिंग होता है। इंटरनल सोर्स में क्विकली काम होता है, इसमें ये सस्ता सोर्स है और ये तुरंत हो जाता है। तो अब देखते हैं कौन कौन से इंटरनल सोर्स हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्स हैं। तो इंटरनल सोर्स कम है, इसमें 4 ही पॉइंट है आपके पास, 4 ही माध्यम है, स्रोत है इंटरनली। पहला है ट्रांसफ़र, स्थानांतरण। अब एक एक करके हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या हुआ। किसी संगठन के या किसी इंस्टीट्यूशन के, इंटरप्राइज के कई डिपार्टमेंट होते हैं, कई ब्रांचेज होते हैं। हर डिपार्टमेंट, हर ब्रांचेज में एक ही तरह के लोग काम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक ब्रांच में एक्सेस एम्प्लॉय हो जाते हैं और किसी दूसरे ब्रांच या दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का शॉर्टेज हो जाता है, कर्मचारियों की कमी हो जाती है। तो जब एक ही तरह का काम करने, जहां एक्सेस एम्प्लॉय हो जाते हैं, उनको जहां शॉर्टेज है जिस डिपार्टमेंट या जिस ब्रांच में, वहां पदस्थापित कर दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पदस्थापित कर दिया जाता है। इसमें कार्य एक ही तरह के काम करने वाले कर्मचारी हैं। जैसे मान लीजिए हम अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं एक विभाग में, दूसरे विभाग में शॉर्टेज है, तो हम दूसरे विभाग में अकाउंटेंट के ही पद पर जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र। इसमें हमें बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरे संगठन के अंदर से ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, यानी एक जगह से दूसरे जगह पदस्थापित कर दिया गया एक व्यक्ति को। और इसमें दोनों जगह का जो काम होता है एक ही तरह का काम होता है। तो एक तरीका होगा इंटरनल सोर्स का। दूसरा इंटरनल सोर्स है प्रमोशन, पदोन्नति। जब कोई पोस्ट खाली होता है, किसी कर्मचारी के रिटायर कर जाने से, किसी कर्मचारी के नौकरी छोड़कर चले जाने से, किसी कर्मचारी के मृत्यु हो जाने से, किसी कर्मचारी को नौकरी से हटा दिए जाने से, यानी एक्सपल्सन कर दिए जाने से, मैंने ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से कभी कभी कोई पद पोस्ट खाली हो जाता है।
तो जो पद खाली होता है, जिस अधिकारी का, जिस कर्मचारी का, उसके नीचे जो लोग काम कर रहे होते हैं, यानी उसके जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, उन्हीं में जो सबसे काबिल होते हैं, तेज़ तर्रार होते हैं, जानकारी अनुभव ज़्यादा होता है, उनको उस पद पर बैठा दिया जाता है, पदस्थापित कर दिया जाता है। इसी को हम प्रमोशन कहते हैं। यानी पहले से बड़ी जिम्मेदारी सौंपना प्रमोशन कहलाता है। इसमें आपको पहले से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, नए नए चैलेंज आपको दिए जाते हैं। न केवल नए चैलेंज या बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, आपका वेतन भी बढ़ा दिया जाता है, आपका रुतबा पद भी बढ़ जाता है, आपकी सुविधाएं भी बढ़ जाती हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये भी संस्था के अंदर से ही होता है। आप जो काम कर रहे हैं, सफलतापूर्वक आपने किया, आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहा, तो फिर कंपनी सोचती है कि आपको इससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और आपका वेतन, आपकी सुविधाएं, आपका रेम्युनरेशन बढ़ा दिया जाए, आपकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा कर दिया जाए, ताकि आप भविष्य में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों या भविष्य में उत्पन्न होने वाली अचानक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो सकें। ये पदोन्नति दूसरा इंटरनल सोर्स हुआ। तीसरा इंटरनल सोर्स है ले ऑफ, अस्थायी अलगाव। कभी कभी इंटरप्राइज यानी कंपनी का काम मंदा चलने लगता है, जैसे आजकल कोविड के सेकेंड वेव में या फर्स्ट वेव में भी हुआ था कि बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्शन बहुत घट गए थे या बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी। तो बंद होना तो नहीं कहेंगे, लेकिन कभी कभी प्रोडक्शन कम हो जाता है, कारोबार कम हो जाता है, पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है। तो जितने लोगों को की बहाली कंपनी ने की हुई है, जितने लोगों को नौकरी पर रखी हुई है, सबको वेतन देना कंपनी के लिए मुश्किल होने लगता है, असंभव होने लगता है। तो कंपनी अपने कुछ ही कर्मचारियों को रखती है, बाकी कर्मचारियों को टेम्परोरी लीव पर भेज दिया जाता है, अस्थायी छुट्टी पर भेज दिया जाता है। यह कहकर छुट्टी भेज दिया जाता है कि आप अभी जाइए, भविष्य में फिर जब काम बढ़ेगा तो आप ही को बुलाया जाएगा। कंपनी न्यू अपॉइंटमेंट्स, नई नियुक्तियां नहीं करेंगी, बल्कि आप ही को कॉल किया जाएगा। और वास्तव में देखा जाए तो भविष्य में जब फिर काम बढ़ता है तो जिन लोगों को अस्थायी रूप से छुट्टी दे दी गई थी, टेम्पररी लीव पर भेज दिया गया था, उन्हीं को कंपनी फिर से कॉल करती है, बुलाती है। तो यहाँ भी नई बहाली नहीं हो रही है, पहले से जो लोग काम कर रहे थे वे टेम्पररीली लीव पर गए हैं, उन्हीं को फिर से कॉल किया जा रहा है। इसे हम कहते हैं अस्थायी अलगाव। इंटरनल सोर्स में चौथा सोर्स है एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, सेवा विस्तार। यानी हर कर्मचारी के काम करने की उम्र सीमा होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई काम नहीं करते रहेगा। जनरली 60 से 65 वर्ष के बीच ये मैक्सिमम उम्र सीमा निर्धारित कर दी जाती है, कितने दिनों तक ही आप काम कर पाएंगे, इसके बाद आप काम नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जितने लोग 60 या 65 साल में रिटायर कर जाते हैं, उस समय भी लोग स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, काम करने के लायक होते हैं। तो कंपनियां रिटायर होने वाले जो कर्मचारी अधिक योग्य कुशल होते हैं, उनको नौकरी पर फिर से परमानेंट तो बहाली नहीं हो सकती, उन्हें अस्थायी रूप से 2 साल 4 साल का जो नौकरी अवधि होती है उसे बढ़ा देती है कंपनियां। 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए बढ़ा देती है। और इसका 2 फायदे होते हैं सेवा विस्तार के। एक तो अगर नया बहाली करिएगा तो किसी भी व्यक्ति को काम सीखने में, एक्सपीरियंस लेने में काफ़ी समय लगेगा, प्लस बहाली की पूरी प्रोसेस खर्चीली होगी, प्लस उसे पे स्केल अच्छा खासा वेतन देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक तो हमें
एक्सपीरियंस होल्डर लोग मिल जाते हैं, काफ़ी अनुभवी लोग मिल जाते हैं। दूसरा, वे लोग कम वेतन पर, कम पैसा पर ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी उन्हें पे स्केल नहीं चाहिए, उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट एडमिशन के रूप में दे दीजिए, उस पर भी वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि घर बैठने से, बेकार बैठने से तो अच्छा है कुछ भी मिल जाए। तो एक तो उनका अनुभव सबसे ज़्यादा होता है, उसका लाभ कंपनी को मिलता है। दूसरा, कम पैसे में काम चल जाता है। लेकिन ये परमानेंट उपाय नहीं है, कुछ ही समय के लिए सेवा विस्तार हो सकता है। अब मृत्यु के समय तक किसी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। तो ये 4 सोर्स हैं, इंटरनल सोर्स, आंतरिक स्रोत, यानी इसमें नई बहाली नहीं की जाती है, बहाली के पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता है, बल्कि संस्था के अंदर से ही लोगों को इधर से उधर फेरबदल किया जाता है। अब आते हैं कि बाहर से लोगों को कैसे रखा जाए, बहाली के पूरे प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट के पूरे प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जाए, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी स्रोत, यानी नए लोगों को कैसे लाया जाए। इसके बहुत सारे स्रोत हैं, उनमें से छटनी करके हमने 10 पॉइंट पर लाया इसे। अब एक एक करके इसे देखिए। एक्सटर्नल सोर्स में सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रत्यक्ष भर्ती। जब कारखाने के, कंपनी के गेट पर ही वैकेंसी चिपका दी जाती है कि कुल कितने लोगों की ज़रूरत है, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, और वैकेंसी के बारे में, नौकरी से संबंधित सभी बातों का रिकॉर्ड उसमें दे दिया जाता है, और लोगों को कारखाने के गेट पर ही बुलाकर उन्हें भर्ती कर लिया जाता है, जिससे प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। याद रखिए, इसमें बड़े पदों के लिए भर्ती नहीं होती है, इसमें श्रमिक लेबर लोगों की बहाली होती है। बहुत कम पढ़े लिखे या सबसे निचले स्तर के जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी बहाली इस तरीके से हो सकती है। बड़े पदों के लिए इस तरह से बहाली नहीं हो सकती। दूसरा एक्सटर्नल सोर्स है कैजुअल कॉलर्स, आकस्मिक बुलावा। ये क्या होता है? ये बड़े पदों के लिए कोई कर्मचारी किसी कंपनी में जो पहले से काम कर रहा होता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति दूसरे जगहों के वैकेंसी को भी देखते रहता है, और वो अपना रिज्यूम अच्छी अच्छी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में भेज देता है, अपना बायोडाटा भेज देता है कि हम फलाने जगह काम कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना दिन का है, आपके यहाँ भविष्य में जब ज़रूरत पड़े तो हमें मौका दिया जाए। ये कह के नौकरी पेशा लोग दूसरी कंपनियों में रिज्यूम भेजते रहते हैं, और वो कंपनी इसका एक सूची, वेटिंग लिस्ट तैयार कर लेती है, और जब उसे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ता है लोगों की, तो इसी वेटिंग लिस्ट में जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें कॉल कर लेती है। इसे हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स, आकस्मिक बुलावा। तीसरा पॉइंट है मीडिया एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन माध्यम। जब विज्ञापन के जरिए, प्रिंट मीडिया द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम कंपनियां वैकेंसी निकालती है लोगों की बहाली के लिए कि कितने लोगों की ज़रूरत है, किस किस तरह का पद है, इसमें पद से रिलेटेड सारी बातें लिख दी जाती हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, वैकेंसी कितना है, कितने तरह के पोस्ट हैं, कब से अप्लाई शुरू हो रहा है, अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, वर्क का नेचर क्या है, आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितने सालों का मिनिमम होनी चाहिए, नौकरी का टर्म कंडीशन क्या होगा। इन सारी चीज़ों को हम मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उससे मीडिया एडवर्टाइजिंग कहते हैं। चौथा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। याद रखिए, चौथा पॉइंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये तीनों एक ही तरह का सोर्स है। रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सरकारें, अब वो राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, भारत की हर स्टेट में, हर स्टेट के हर ज़िले में सरकारों ने एक
एक्सचेंज ऑफिस खोल रखा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्यालय खोल रखा है, जहां पढ़े लिखे नौजवान जाकर नौकरी से इच्छुक करने के इच्छुक नौजवान जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, यानी अपना पूरा डिटेल लिखित रूप में दर्ज करवा देते हैं कि मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है, नाम क्या है, पता क्या है। तो ये सारे बेरोज़गार लोग वहाँ जाकर अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाते हैं और जिन कंपनियों को, जिस इंटरप्राइज़ को स्टाफ की ज़रूरत होती है, वो उसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लिस्ट ले लेते हैं, सूची ले लेते हैं और सूची में से अपने लायक योग्य जो लगता है उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और उन्हीं में से लोगों की छँटनी करके बहाली करते हैं। इसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रोजगार कार्यालय कहा जाता है। यानी सरकार यहाँ मीडिएटर का, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मीडिएटर का काम करती है। अब पांचवा तरीका है प्लेसमेंट एजेंसी। एक तरह से कहा जाए तो ये प्राइवेट लोगों द्वारा अपनाया गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऑफिस सरकार खोल रही थी, सरकार ये सुविधा दे रही थी। अब आम आदमी जब ये सुविधा देने लगे, कुछ लोग अपना ऑफिस खोल लेते हैं, कुछ लोग इस क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों से या कई कंपनियों से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपके यहाँ जब मैन पावर की ज़रूरत हो, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें कहिए, हम आपको उपलब्ध कराएंगे, अवेलेबल कराएंगे एम्प्लॉय। और अपना एक ऑफिस खोल लेते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी ऑफिस। अब उसमें जो लोग भी नौकरी करने के इच्छुक लोग हैं वो एक मिनिमम अमाउंट, मिनिमम फीस देकर वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उस कार्यालयों में। और जब भी कंपनियों का, चूँकि इस कार्यालय का, प्लेसमेंट एजेंसीज का कंपनियों से ऑलरेडी एग्रीमेंट रहता है, तो वहाँ जब भी वैकेंसीज होती है कंपनियाँ इनसे कांटेक्ट करती हैं, संपर्क करती हैं और इनके यहाँ जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ये उनको कॉल करती है या उनको उस कंपनियों में भेजती है इंटरव्यू के लिए। अब जब ये लोग सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो इसके बदले प्लेसमेंट एजेंसीज कंपनियों से भी फीस वसूलते हैं, प्लस जिनको नौकरी मिला उनसे भी फीस वसूलते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके ज़रिए बड़े बड़े पदों पर बहाली नहीं होती। क्लरिकल पद पर, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर, प्यून के पद पर, छोटे पदों पर ही इसके ज़रिए बहाली होती है। अब आते हैं छठा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये भी एक तरह का प्लेसमेंट एजेंसी है। अभी मैंने आपको बताया कि छोटे पदों पर बहाली होती है प्लेसमेंट एजेंसी में। बड़े पदों पर बहाली के लिए, मैनेजमेंट के पदों पर बहाली के लिए ये सुविधा है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये किस तरह के लोग बनाते हैं? मैनेजमेंट के जो ट्रेंड लोग हैं मैनेजमेंट फील्ड के, वे लोग इस तरह की संस्था बनाते हैं। वे लोग अपना कंसल्टेंट ऑफिस खोल लेते हैं और उनके यहाँ जो बड़े बड़े पद पर मैनेजर के इच्छुक, प्रबंधक के इच्छुक लोग हैं, उसके काबिल योग्य लोग हैं, उस तरह का क्वालिफ़िकेशन लिए हुए लोग हैं, वे लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। और इनका भी कंपनियों से एग्रीमेंट रहता है कि आपके यहाँ जब मैनेजमेंट के, मैनेजर के पोस्ट खाली हो या मैनेजमेंट के बड़े पदों पर पोस्ट खाली हो तो आप हमें कहिए, हम आपको बड़े पदों पर अच्छे कर्मचारियों को, अच्छे मैनेजर्स को अवेलेबल कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो जब भी कंपनियों में मैनेजर्स के पद, मैनेजमेंट के पोस्ट खाली होते हैं, हायर पोस्ट खाली होते हैं, तो कंपनियां मैनेजमेंट कंसल्टेंट से संपर्क करती हैं। और चूँकि इनके पास मैनेजमेंट के पदों पर काम करने वाले लोग पहले संपर्क में होते हैं, तो ये उन्हें भेजते हैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। उन्हें इंटरव्यू के माध्यम से कंपनियां सेलेक्ट करती हैं। ठीक प्लेसमेंट एजेंसी की तरह मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी कंपनियों से फीस लेते हैं, प्लस कंपनियों में काम करने, इनके द्वारा बहाल हुए लोगों से भी फीस वसूल, दोनों से पैसा लेते हैं। अब सातवां एक्सटर्नल सोर्स है प्लेसमेंट, कैंपस सिलेक्शन। कैंपस प्लेसमेंट भी कहा जाता है इसे, कैंपस भर्ती। इस तरह की भर्तियां प्रोफेशनल या टेक्निकल
पोस्ट के लिए होते हैं, जैसे मैनेजर्स के पोस्ट हुए, फाइनेंशियल एनालिसिस के पोस्ट हुए, इंजीनियर के पोस्ट हुए। इन सारे पदों के लिए इस तरह की बहालियाँ होती हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेज, टेक्निकल कॉलेजेज, प्रोफेशनल कॉलेजेज अपने यहाँ अलग से एक प्लेसमेंट सेल रखते हैं, भर्ती विभाग बना के रखते हैं और उनमें अपने स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल रहता है। पूरे जो विद्यार्थी इनके यहाँ पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी प्रोफेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं या टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पूरा डिटेल इनके पास रहता है कैंपस सेल के पास। जब कंपनियों को ज़रूरत होती है बच्चों की, स्टाफ की, एम्प्लॉयज़ की, तो वो कैंपस सेल से संपर्क करते हैं और कैंपस में ही बच्चों को बुलाकर उनका इंटरव्यू लेकर वहीं पर सेलेक्ट कर दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं कैंपस सिलेक्शन। 8वां पॉइंट है सिलेक्शन बाय रिकमेंडेशन। जब पहले से काम कर रहे, किसी भी संस्था में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों की सिफारिश पर संस्था भर्ती करती है तो इसे सिलेक्शन बाय रिकमेंडेशन कहते हैं। जैसे पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसमें स्टाफ की ज़रूरत है, तो मैनेजमेंट उनसे कहता है कि तुम इतने स्टाफ उपलब्ध कराओ और उनके सिफारिश पर भर्तियां होती हैं। ध्यान देने जो बात यह है कि इसमें भी छोटे पदों पर, बहुत छोटे पदों पर बहाली ऐसे होती है, बड़े पदों के लिए ऐसे बहाली सिफारिश के द्वारा बहाली नहीं होती है। 9वां पॉइंट है, 9वां सोर्स है बाहरी स्रोत, लेबर एंड कंट्रैक्टर्स। कुछ काम ऐसे होते हैं जहां अधिक से अधिक श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, रोड बनाने में, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण में, जैसे टी इंडस्ट्री, चाय बागानों में, टी गार्डन में, यहाँ अधिक से अधिक श्रमिकों की ज़रूरत होती है। यहाँ 1-2 स्टाफ से काम नहीं चलता है, झुंड के झुंड श्रमिक चाहिए। तो श्रमिकों के ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उन्हें ये काम सौंपा जाता है कि आप जहाँ से हैं या कहीं से भी आप 100, 50, 200 लेबर लेकर आइए। अब ये लोग लेबर का जुगाड़ करते हैं, की व्यवस्था करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं श्रम एवं ठेकेदार पद्धति। इसमें ठेकेदारों को ज़्यादा फायदा होता है। एक तो उन्हें अपने मालिकों से पैसा मिलता ही है, दूसरा मालिक जो श्रमिकों के लिए पैसा पेमेंट करते हैं उसमें से भी ये लोग पैसा बचा लेते हैं, उसमें से पैसा काटकर श्रमिकों को देते हैं। 10वां सोर्स एक्सटर्नल सोर्स टेलीकास्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग। जब वैकेंसी को टेलीविज़न पर टेलीकास्ट किया जाता है कि कितने पद हैं, पदों के लिए किस तरह का क्वालिफ़िकेशन, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, टर्म कंडीशन क्या है नौकरी का, ये इन सारी चीज़ों का पूरा डिटेल जब टेलीविज़न पर टेलीकास्ट कर दिया जाए तो उसे टेलीकास्टिंग मेथड कहते हैं। वेब पब्लिशिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां नेट पर अपना स्पेशल वेबसाइट बनाकर अपने पूरे वैकेंसी के डिटेल को डाल देती हैं और उसके माध्यम से लोगों को जानकारी प्राप्त हो तो उसे वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। तो ये सारे एक्सटर्नल सोर्स हैं। एक बात याद रखिए, इंटरनल सोर्स से बहाली करना फ़ायदेमंद है, बहाली के पूरे प्रोसेस के खर्चों से बचते हैं और उसमें ट्रेंड स्टाफ ट्रेंडम मिल जाते हैं, यानी उसमें स्टाफ की बहाली करना, उसके प्रोसीजर से गुजरना और लोगों को प्रशिक्षित करना, अनुभवी बनाने में काफ़ी समय, काफ़ी खर्च लगता है। इंटरनल सोर्स में उन समयों की बचत होती है, उन खर्चों की बचत होती है। जो भी स्टाफ इधर से उधर होते हैं वे ट्रेंड होते हैं। तो अतः
खर्चों की बचत होती है प्लस समय की बचत होती है। रेंडम हमें ट्रेंड स्टाफ मिल जाते हैं। एक्सटर्नल सोर्स में खर्च भी ज़्यादा लगते हैं, पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से गुजरना होता है, लोगों को अनुभव प्राप्त करने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं। ये तरीका हुआ। अब अभी इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे।